तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपना जो है अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मुझे कंप्लीट करवाना है, तो फिलहाल हम देख सकते हैं किस किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या सामान रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो पोर्शन आप लोगों के लिए है रेगुलर, मैं आप लोगों को जो है जो करवाता हूँ उसी के अकॉर्डिंग करवाऊँगा, लेकिन आज जो है हम हो नहीं पा रहा है कि हो पाएगा कंप्लीट कि नहीं, बिकॉज ऑफ लाइट नहीं है। तो फिलहाल हमको स्टार्टिंग तो करना ही होगा। ओके, चलिएगा इसको स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले किस किस तरीके से आप लोगों से क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जा रही हैं। सबसे पहले जो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ एक आप लोगों का जो मेन रूप से मैंने बोला है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह क्या होता है उसके बारे में भी आज हम पूरी जानकारी जो है लेने वाले हैं। तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी। ओके, चलिएगा, और यदि जल्दी कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहला जो आप लोगों का दिया गया है इसमें आप लोगों का एक्चुअल में वर्क होता क्या है। भाई वर्क की बात कर रहा है, वर्क क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैनिक जीवन में हम रेगुलर कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं कि नहीं। तो आप लोगों का किसी भी क्रिया का हो जाना ही आप लोगों का क्रिया नहीं होता है। मोस्ट ऑफ क्रिया का होती है किसी भी काम का होना, परंतु यदि हम देखते हैं भौतिकी विशेष में एक अर्थ अलग होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुली जो होता है, आप लोग कहते हो कि काम कर दिया। यदि जैसे ट्रेन आपकी निकल जाती है, कुली को आप टारगेट सेट करके देते हो कि भाई इसको सामान पहुंचाना है, और लेकिन भौतिकी की परिभाषा में यदि उसने बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं किया। विस्थापन आप लोगों को मैंने समझाना था, विस्थापन क्या होता है, ये यांत्रिकी में आता है। विस्थापन आप लोगों को क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में, है ना। विस्थापन जो आप लोगों का है शून्य भी हो सकता है, और निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी, मेन आप लोगों का जो यहाँ पर पॉइंट प्ले करता है विस्थापन में, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो आप लोग यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, वो यदि घूम करके अपनी जगह पर लौट करके आ जाए तो फिर क्या उसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि कार्य का आप लोगों को फॉर्मूला जो बाद में पता चलेगा वो क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। और यदि विस्थापन आप लोगों का 0 हो जाएगा, विस्थापन यदि आप लोगों का 0 हो जाएगा तो फिर वो कार्य आप लोगों का शून्य माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, है ना। फिलहाल इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप लोगों का है कि जो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, क्या होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया। कार्य एक्चुअल में क्या रहता है, किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप हम कैसे करते हैं कि जो उस पर लगाया गया बल, और बल की दिशा में यदि विस्थापन होता है, किसी चीज़ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि वो विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य तो शून्य है, भले ही बल आपने कितना भी लगा दिया हो। तो किए गया कार्य जब माना जाएगा जब जो आप लोगों का है फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को वर्क इक्वल टू दिख रहा है, तो वर्क इक्वल टू आप लोगों का जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणा विस्थापन। आप लोगों को ये याद रख लेना है। यदि दोनों में से कुछ भी 0 हो कि विस्थापन तो उसने कर लिया लेकिन बल नहीं लगाया, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि बल तो लगाया लेकिन विस्थापन 0 हो गया, तो फिर आप लोगों का कार्य शून्य हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सेकंड आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्य में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आप लोगों की बात करते हैं भाई ऊर्जा की, एनर्जी जो आप लोगों का है। देखो एनर्जी जो आप लोगों का रहता है, तो एनर्जी क्या रहता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मतलब 1 घंटे में जो व्यक्ति इतना काम कर सकता है उसकी एनर्जी इतनी है, उसकी कैपेसिटी, क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऊर्जा जो है आप लोगों की अदिश राशि, मतलब ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में आप लोग को एनर्जी लगाना है। एनर्जी किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है और ज़रूरत नहीं होती उसी दिशा की। ऐसा ही मात्रा की बात की जाए तो ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था, कल समझाया था किस तरीके से क्या रहता है ना। ऐसा ही मात्रक जो आप लोगों का रहता है वो जूल रहता है, और वास्तव में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो आप लोगों की रहती है वही आप लोगों को मैंने बताया ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा आप लोगों की 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मीन्स गति करने के कारण जो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी विशेष कंडीशनल सिचुएशन के कारण जो है मेन रूप से स्थिति के कारण जो आप लोगों को ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
देखो ऊर्जा जो आप लोगों का है दो प्रकार की होती है, तो ऊर्जा आप लोगों को यहाँ पर समझना है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी विशेष कंडीशनल या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इनको और भी तरीके से समझेंगे तो फाइनली हमको जो कि गति के कारण जो ऊर्जा क्षमता आती है गति ऊर्जा कहते हैं। ये तो आप लोगों का हो गया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कोई वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है, v वेग से वो गति कर रही है। वेग मैंने आप लोगों को शायद अभी नहीं बताया है, बता दिया जाएगा, है। तो वो v वेग से यदि गतिमान है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है के ई, काइनेटिक एनर्जी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, के ई इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर हमको स्पेशली दिख रहा है 1/2 mv², मतलब सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी जो आप लोगों का रहता है वो द्रव्यमान और वेग के समानुपाती रहता है। मीन्स आप लोगों का जैसे ही द्रव्यमान बढ़ा दिया जाएगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब ये है कहने का, कोई भारी वस्तु है और जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आप लोगों का साइकिल आ रहा है, और एक आप लोगों का जो है भारी वाहन डंपर आ रहा है, ऐसा आप लोगों का साइकिल आ रहा है। दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन कंट्रोल करने में जो डंपर वाला है उसको ज़्यादा कष्ट हो, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है ज़्यादा है। ठीक है, द्रव्यमान जो है ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको ये क्लियर रहता है कि आप लोगों की गतिज ऊर्जा जो रहती है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब जितना अधिक द्रव्यमान होगा गतिज ऊर्जा उतनी ही उसमें अधिक जनरेट होगी। ओके, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, और द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा, अवस्था, मतलब किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जो आप लोगों को एक और इसमें जो आप लोगों को बात है बताने वाली 1/2 तो m तो ठीक है। अब v आपको समझ में नहीं आएगा, v का भी एक स्पेशल कंडीशनल है कि वेग को यदि दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि v पर जो है आप लोगों का स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पेपर में एज इट इज नहीं आती, आपको कंसेप्ट में क्लियर यहाँ पर करवा रहा हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कभी परेशानी नहीं आएगा, है ना। गतिज ऊर्जा का यदि 1/4 गुनी हो जाएगी यदि वेग को आधा कर दिया जाए, तो सीधा वो है स्क्वायर वाला इफेक्ट पड़ेगा। यदि गतिज वेग को यदि दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, लेकिन यदि वेग को आधा करोगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ये अभी नहीं समझाना है, ये संवेग वाला संबंध है, अभी नहीं समझाना है। फिलहाल आपको स्थितिज ऊर्जा पर लेकर के चलना है। विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे भाई, आप लोगों का एक पानी का बांध है, उसमें यदि आपने पानी भर रखा है, अब भाई इतनी उसमें ऊर्जा है, पानी काफ़ी सारा आपने इकट्ठा कर लिया, उसके अंदर ऊर्जा तो इकट्ठी है भाई। पानी में ऊर्जा जो आप लोगों की थी वो तो विशेष कंडीशनल, इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया एक दीवार के पीछे कि उसमें एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो है ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो ये जो संचित ऊर्जा है उसको हम देखो टरबाइन में बदल लेते हैं। मतलब ऊर्जा को कभी ना नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ा होगा। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदला जा सकता है ना। सेम कंडीशन आप लोगों की यहाँ अप्लाई हो रही है ना। तो आप लोगों का एक ये हो गया उदाहरण। दूसरा, आप लोगों का घड़ी में चाबी भर दी जाती है कभी कभार, संचित ऊर्जा जो आप लोगों की रहती है वो आप लोगों की ऐसी रहती है। तनी हुई स्प्रिंग को हम खींच लेते हैं तो उसमें जो आप लोगों का ऊर्जा रहती है वो भी आप लोगों की एसी वाली जो इससे ऊर्जा रहती है, विशेष कंडीशन है ना उसकी, खिंची हुई है वो, इसीलिए उसमें ऊर्जा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की कंडीशनल हैं। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा का व्यंजक आप लोगों का जो है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में आपको ध्यान रखना है क्या है, k = 1/2 mv²। आप लोगों का जो स्थितिज ऊर्जा आप लोगों का यहाँ ध्यान रखना है p = mgh। mgh आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, यहाँ पर आपको mgh ध्यान रखना है, mgh। ओके, m क्या होता है द्रव्यमान, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, h आप लोगों की ऊर्जा। इनको अभी एक्सप्लेन और करूंगा। अब मैंने अभी आपको जो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया, ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ आप लोगों से इतना कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्टेड किया जा सकता है। बस यही आप लोगों को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में कैसे है, किस तरीके से किया जा सकता है देख लीजिए भाई। जैसे हम देखते हैं कि भाई सौर सेल आप लोगों का है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल जो है आप लोगों का, सौर सेल आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रकाश ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, सौर सेल आप लोगों को कन्वर्ट करता है। डायनेमो आप लोगों ने देखा होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो आप लोग शायद जनरेटर के नाम से उसको जानते होंगे।
विद्युत मोटर आप लोगों का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब विद्युत मोटर को हम बिजली से चलाते हैं, फिर वो आप लोगों का पानी निकाल के देता है, या हम उसे चक्की चलाते हैं, कुछ भी कर लेते हों, फिलहाल वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्टेड हो जाता है। माइक्रोफोन आप लोगों का रहता है, ध्वनि ऊर्जा को आप लोगों का जो है विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न कर देता है। लाउड स्पीकर आप लोगों का विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न कर देता है। लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा जब माइक के द्वारे पर बजते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, मस्जिद पर लगे होते हैं। सितार जो आप लोगों की रहती है, सितार बजाने का वादक यंत्र है, तो ये आप लोगों का यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्यूबलाइट वगैरह जो आप लोगों की रहती हैं, जितने भी जलने वाली चीज़ें हों, ट्यूबलाइट हैं, हीटर हैं, तो ये आप लोगों क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा में। हीटर जो आप लोगों का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती आप लोगों की रासायनिक ऊर्जा, मोमबत्ती रासायनिक रूप से बनी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है ना। कोयला जो आप लोगों का है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत सेल आप लोगों का रहता है, उसके अंदर रसायन भरे होते हैं ना, तो आप लोगों का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन, भाप वाले इंजन जो आप लोगों के रहते थे, ऊष्मा ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। मतलब भाप वाले इंजन में क्या है कि ऊष्मा बनती थी, तो फिर वो क्या करता था, सीधा किसी जलने के बाद यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक का मतलब होता है कार्य करना, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता था। प्रकाश विद्युत सेल आप लोगों का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर देता था, है ना। तो ये आप लोगों के कुछ एक कन्वर्जन जो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ना ही कभी उत्पन्न की जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बस, है ना। अब बात करते हैं, अभी हमारा जो है वर्क ओनली कंप्लीट हुआ है, अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या रहता है, कार्य करने की दर। जहां कहीं भी आप लोगों का दर जो शब्द आ गया ना, वो आप लोगों का टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आप लोगों का कार्य करने की दर, मतलब आप लोगों का 1 घंटे में कितना काम जो है करेगा। यहाँ जो आप लोगों का है, देखो कार्य करने की दर, तो जहां कहीं भी दर जो शब्द आप लोगों का आ जाता है, वो टाइम का रिप्रेजेंटेशन दर्शाता है। टाइम आप लोगों का मीन्स किसी विशेष समय में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में, दर जो आप लोगों का मैंने बोला था समय को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है, तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। क्योंकि देखो दर से आज आप लोग एक चीज सीख लीजिए, दर मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में टाइम के लिए रिप्रेजेंट होता है और हमेशा वटे में आता है। ओके, शक्ति का ऐसा ही मात्रक आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है, वॉट होता है। भाई कितने वॉट की बिजली है, कितने वॉट का, मतलब किस आधार पर इसको रखा गया। तो एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, जिनका नाम आप लोगों ने सुना हो, उन्हीं के आधार पर जो है इसका रखा गया, और इसका संकेतक कैपिटल W है, स्मॉल w नहीं, कैपिटल W द्वारा व्यक्त किया गया। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि प्रीलिम्स में आएगा ये आप लोगों का, तो इस तरीके से कभी नहीं पूछा जाएगा शक्ति किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं। प्रीलिम्स में आएगा तो आप लोगों को कहीं ना कोई घुमा करके पूछा जाएगा कि भाई वो ऐसा ऐसे कर रहा है, तो इसमें कितनी शक्ति लगेगी, यह कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसका विस्थापन शून्य था, वो कार्य कर सकेगा कि नहीं, 0 समय में कितना कार्य करेगा, कितनी शक्ति उसकी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप लोग कर पाओगे। ये संबंध पूछ लिया जाता है कभी कभार प्रीलिम्स में। मेंस में आएगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप लोगों को ऑन वर्ड्स वहाँ पर लिखना होगा। देखो एक बार जो आप लोगों का है वो 1 जूल इंटू सेकेंड, क्योंकि वाट का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, और जूल जो आप लोगों को देखिए तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ऐसा ही मात्रक कार्य का जूल होता है कि नहीं, अभी मैंने पढ़ाया था। तो आप लोगों का P = W/T, पावर इक्वल टू आप लोगों का कितना हो रहा है, W/T। W आप लोगों का कार्य और बटे समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आप लोगों का जे हो गया जूल, जूल हो गया 1 वाट इक्वल टू, वैसे पावर का डायरेक्ट दर्शाओगे तो 1 वाट इक्वल टू जूल प्रति सेकंड होगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को लिखा गया है 1 जूल प्रति सेकंड, या जो जूल है उसका हम क्या भी कह सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड। ये वाला जो है अब आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से शक्ति का कौन सा मात्रक नहीं है, और लिखा होगा वहाँ पर 1 वाट जूल प्रति सेकंड, और एक जो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, और एक कुछ भी लिख रखा हो उन्होंने, है ना। तो फिर उसमें से कौन सा नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए आप लोग क्लियर करके चलना है कि जो जूल आप लोगों का है वो कार्य का मात्रक होता है, और कार्य क्या होता है, W = F × S होता है। F आप लोगों का क्या होता है, न्यूटन बल होता है,
बल और एस होता है विस्थापन, विस्थापन का मीटर होता है। तो इस तरीके से आप लोग एक एक चीज़ को खोलोगे। जैसे मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा खोल के बताता हूँ। जूल आप लोग क्या होता है, W बराबर रहता है, जूल होता है कि नहीं होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँ, W इक्वल टू आप लोग क्या होता है, एफ एस, मानी वर्क आप लोग का होता है बल गुणा विस्थापन होता है। F इक्वल टू फोर्स होता है, फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, एन से व्यक्त करते हैं। और एस क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। इस तरीके से आप लोग हर जगह अपनी चीज़ों को खोल सकते हो बेसिक लेवल पर जाकर के। ओके, अब मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति कैसे है, ये वाला आप लोगों का रिलेशन आपको याद रखना है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति कैसे हैं, लेकिन आप लोगों को रिलेशन ये याद रखना है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, इसको HP जो आप लोगों का रहता है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ये उस समय जब मैं 10th में था, आज से 6, 7, 8 साल पहले, उस समय जो है ये क्वेश्चन आया था और मेरा गलत हो गया था, इसीलिए मैं इसको उस दिन से तो आज तक नहीं भूला हूँ। अब आप लोगों का वॉट इंटू सेकेंड, अभी वॉट के अंदर का चाहे सेकेंड हो जाए, वॉट इंटू हावर हो जाए, वॉट इंटू किलो हावर हो जाए, उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड हो जाएगा तो आप लोग सीधा सीधा 60 का गुणा कर दोगे, 3600 हो जाएगा। सॉरी, ये आप लोगों का 1 वॉट इंटू सेकेंड आप लोगों का 1 जूल ही रहेगा। अब आवर हो जाएगा तो देखो 60 गुणा 7 3600 हो जाएगा। यदि किलो आवर हो जाएगा तो 3.6 × 10⁶ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप लोगों को सेकंड में, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना है, 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में भाई आपके 3600 सेकंड होते हैं। अब 1 घंटे की बात करा, 3600 सेकंड में काम हो गया, लेकिन अब आप लोगों का और भी बड़ी बात कर रहा है, किलो। किलो आता है सीधे सीधे 3 किलो, जो आप लोगों का कल मैंने आप लोगों को परिभाषा सिखाई थी ना, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो। प्लस वाले में डेका, हेक्टो, किलो मैंने आपको कल पढ़ाया था। कल आप नहीं आई थी पुष्पलता, थोड़ा कल की क्लास को देखना, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। डेका, हेक्टो, किलो, किलो पे 3 घात आती है और 3 घात आती है, 2 पहले से 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 3.6 × 10⁶ आप लोगों का याद कर लेना, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोगों के अगली बात पर हम चलते हैं, दूरी, डिस्टेंस आप लोगों का क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, या चली गई लंबाई को, या मार्ग की लंबाई को आप क्या कहते हो, दूरी कहते हो। मतलब समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये सदैव धनात्मक होती है, चाहे मतलब ये दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। मतलब तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ये सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन की यदि बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर एक बार फिक्स हो जाती है कि एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये शब्द जो आपका जुड़ा हुआ है ना, लंबवत, वो लंबवत अर्थात आप लोगों का न्यूनतम, लंबवत नहीं, वो लंबवत है। शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक निश्चित दिशा में 2 वस्तुओं के बीच की लंबवत या न्यूनतम दूरी को आप क्या कहते हो, विस्थापन कहते हो। इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है, मीटर की। लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, कल बताया था मैंने आपको। विस्थापन जो आपका है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, कुछ भी हो सकता है। देखो दूरी जो आप लोगों का है वो ऐसे, इतना दूरी जो है, देखो एक विस्थापन और दूरी में एक छोटा सा जो परेशानी करता है वो क्लियर करूँगा। जैसे ये मार्ग आप लोगों का है ऐसे ऐसे दिया गया है और ये इसकी पूरे ट्रैक की लंबाई है 400 मीटर का ट्रैक है, MP पुलिस की दौड़ हो रही है, ठीक है। 400 मीटर का ट्रैक है तो इसकी ट्रैक की लंबाई जो है 400 मीटर है। अब बात की जाए, एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और दौड़ करके ऐसे ऐसे आता है और यहाँ पर आके फिर रुक जाता है। वो कहता है भाई कितना विस्थापन तय किया, आप कहोगे भाई 0। क्यों? क्योंकि भाई न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है और तुमने दूरी तय ही नहीं की। दूरी क्या होती है भाई, मार्ग की लंबाई को, मार्ग की लंबाई को पूरी दूरी, वो तो न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी तो भाई यहाँ से शुरू किया यहीं पर आ गया, तो इससे न्यूनतम क्या होगा। आप एक व्यक्ति, एक और समझाता हूँ, ऐसे 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 गया और उसने 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया, 10 किलोमीटर हो गया, वो दूरी के रूप में। अब आपसे पूछे भाई विस्थापन कितना हो गया, तो सीधा यहाँ से यहाँ जाएगा ना, लंबवत, मैंने बोला था ये ऐसे जाएगा, लंबवत ये जाएगा, तो सीधा सीधा मतलब 1 किलोमीटर हो गया लगभग, है ना। तो इससे हमको कोई परेशानी जो है नहीं होगा। अभी अगला आप लोगों का स्पीड या चाल आप लोगों का क्या रहता है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में, जो चाल में दूरी में
और विस्थापन, दूरी विस्थापन तो आप लोग क्लियर हो गया। अब यहाँ परेशानी जो फंसता है वो चाल और वेग में फंसता है। तो चाल आप लोगों को क्या रहता है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में जितनी दूरी चलेगा उसको हम लोग चाल कहते हैं। प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसका ऐसे ही मतलब क्या रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और चाल का मतलब क्या रहता है, दूरी बटे समय। चाल को आप ऐसे समझिए, आप लोग कहते हैं ना गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर हावर है। मतलब यदि गाड़ी जिस चाल से चल रही है उसी चाल से चलती रही तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय करेगी, वो उसका अर्थ होता है कि 20 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा यूनिट जो आप लोगों का क्या रहता है, मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जो आप लोगों का है, इसका ऐसे मतलब ऐसे पूछा जाए तो 1 सेकंड में आप लोगों का जो है 20 मीटर तय करेगा, या कुछ भी जो आप लोगों का एक मतलब नॉर्मली देखा जाता है। आप लोगों ने क्रिकेट में ही देखा होगा भाई कितने का स्पीड है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर। मोस्ट ऑफ द टाइम किलोमीटर पर आवर में उसको देखा जाता है। ऐसा यूनिट बोलेंगे तो मीटर पर सेकंड आप लोगों को लगा देना है। अब वेग में और चाल में क्या अंतर है, प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और वस्तु के विस्थापन की दर को, क्योंकि विस्थापन जो आप लोगों का आ जाता है वो एक निश्चित दिशा को डिनोट करता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो निश्चित दिशा जो आप लोगों का है वो मस्ट कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि वेग और विस्थापन आप लोगों की सदिश राशियां हैं, चाल और दूरी आप लोगों की अदिश राशियां हैं। संबंध जो आप लोगों को बताना है दूरी और विस्थापन मैंने आपको क्लियर कर दिया, परेशान नहीं होना है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मेंस लिख पाओगे, अदरवाइज टोटली इम्पॉसिबल। आप लोगों का चाल और वेग में जो परेशानी होता है वो आप लोगों का मेनली दिशा का ही होता है। तो चाल में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेग में फुल आवश्यकता है, ठीक है। अब आप लोगों का इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। आप लोग कहाँ परेशान हो जाते हो कि भाई दोनों की मात्रक तो एक ही जैसे हैं, फिर परेशानी कहाँ करें। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, दूरी का वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप लोग का दूरी का मात्रक जो है मीटर और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ऐड हो जाती हैं, इसलिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। और आई होप आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात की जाएगी त्वरण की। त्वरण जो आप लोगों का है वो वेग को परेशान करता है, क्योंकि उसका संबंध वेग से है। त्वरण क्या कहता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वही ये दर फिर से जो आ गया वो कहीं ना कहीं फिर से समय को दर्शाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वेग तक जो आप लोगों का था वो मीटर पर सेकंड था, एक और बार दर लग गया सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 बार समय हो गया ना आप लोगों का। त्वरण का मात्रक आप लोगों का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ओके। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसको हम मंदन कहते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कई दफा बनता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। आप कहोगे सर त्वरण ऋणात्मक होता है, ऑफकोर्स होता है। उसका संबंध किससे, वेग से। वेग का संबंध किससे, विस्थापन से। और विस्थापन आप लोगों का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसा भी हो सकता है। जब ये कैसा भी हो सकता है तो वेग भी आप लोगों का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसा भी हो सकता है। तो भाई त्वरण भी आप लोगों का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसा भी हो सकता है। और यदि त्वरण ऋणात्मक होगा तो आप लोगों का इसको मंदन कहते हैं, ओके। ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली ही आएगा यदि तो, कि ऋणात्मक त्वरण को या घटते हुए त्वरण को क्या कहते हैं। अब बात की जाती है गति, मोशन। देखो स्पीड अलग चीज होती है और मोशन अलग चीज होती है। मोशन में आप नॉर्मली वॉक भी कर सकते हो, फाइनली जो है मैराथन भी दौड़ सकते हो, स्प्रिंट भी मार सकते हो। मोशन है, थोड़ा सा उसको समझने का कोशिश करें। देखो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो वो व्यक्ति की जो गति की अवस्था में होती है। जैसे कि एक जो है चालक है, यहाँ खड़ा हुआ राम, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, 10 सेकंड बाद यहाँ आ गया, 20 सेकंड बाद यहाँ आ गया। हाथ भी लगा दूं क्या, हाँ अब यहाँ आ गया। ऐसे ऐसे यदि भी आता जाता है तो भाई देखो अगले पहले 10 सेकंड में इतनी दूरी तय की, फिर 10 सेकंड में इतनी दूरी तय की, अब फिर और तय करेगा। इस तरीके से समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी दूरी जो है ज़्यादा होती जा रही है, मतलब वो लगातार दूरी तय करता जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं।
समय अंतराल के बराबर दूरी तय करता है तो समान गति कहलाती है। जैसे कि आप लोगों का पहले में ये 10 मीटर की दूरी तय करता है और दूसरे समय में यहाँ से यहाँ तक दूसरे 10 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की है, तो मतलब ये एक समान गति से चल रहा है। मतलब पहले 10 सेकंड में तो वो 10 मीटर चला, फिर अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर चला, उसकी गति जो है समान है, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन यदि बात आ जाती है आप लोगों का जो है किस तरीके से आप लोगों को जो है ये परेशान करता है, परेशानी वाली कंडीशन ये क्रिएट करता है जब कोई अंतराल के साथ साथ बराबर दूरी तय ना करे। जैसे कि ये तो 10 तय किया लेकिन इसने भाई 15 तय कर दिया, तो भाई इसने ऐसा क्या कर दिया, उसने अपनी चाल बढ़ा ली, गति बढ़ा ली, स्पीड बढ़ा ली। पहले 10 सेकंड में तो उसने 10 मीटर तय की, लेकिन अगले 10 सेकंड में उसने 10 नहीं 15 मीटर तय किया। उसकी लगातार जो है इसमें वृद्धि हो रही है, फिर हो सकता है कि वो 5 मीटर ही तय करे, तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फाइनली जो है उसका असमान गति जो आप लोगों की है उसको हम असमान गति कहते हैं। समान गति और असमान गति यहाँ पर समझाना चाह रहा था मैं आपको। समान और असमान आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों की गति होती है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जिसको हम कहते हैं। इतने बड़े हो गए हो तो पढ़ तो लिया ही होगा कि वृत्तीय गति होता क्या है, फिर भी एक बार बताना चाहूँगा छोटी सी लाइन में कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में समरूप चाल से वृत्तीय गति करता है तो उस कण की गति समरूप वृत्तीय गति कहलाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को एक शब्द जोड़ दिया गया, समरूप वृत्तीय गति। जैसे कि एक कोई भी कण है आप लोगों का और इस तरीके से वो यदि गति आप लोग कर रहा है और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से यदि गति करता रहेगा तो ये आप लोगों का सर्कुलर मोशन या कहेंगे वृत्तीय गति जो हम कहते हैं। ओके, अब आप लोगों का एक और जो है इसमें फैक्ट आता है कोणीय गति। भाई वृत्तीय गति कोणीय गति में क्या अंतर है? वृत्तीय गति जो आप लोगों का है 2D है, परिधि पर घूमता रहता है और वृत्तीय गति कह देते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, कोई भी कण हो, आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन जो चलता है ना परमाणु के चारों, परमाणु संरचना आप लोग देखी होगी, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे आते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो गति वृत्तीय गति होती है। अब आप आएगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। किसी वृत्ताकार पथ पर, जो कोणीय वेग क्यों आया, क्योंकि वृत्ताकार पथ की बात कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर ये आप लोगों का यहाँ भी 2D। देखो आप लोग गोला में और वृत्त में मैंने कल आपको छोटा सा अंतर बता दिया था, परेशान नहीं होना है। ये आप लोगों का 2D में आता है सर्कल, और गोला जो है 3D में आता है। वो दिखने में ऐसा ही लग रहा है कि 3D डायग्राम ऐसा बना नहीं सकता। उठा हुआ गेंद जो आप लोगों का है वो आप लोगों का 3D हो गया, और एक तार से बना हुआ गोला जो आप लोगों का ऐसा रहता है ना, गोल गोल चक्का टाइप का जिसको हम कहते हैं, वो आप लोगों का वृत्ताकार हो गया। अब यदि कोणीय वेग की बात कर रहे हैं तो किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण बनाती है, मतलब आप लोगों का गतिशील कण आप लोगों का मान लिया ये हो गया, और गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मान लो यहाँ से वो यहाँ पर आ गया, मतलब इतनी दूरी जो तय की है वो आप लोगों का कोणीय वेग है। तो 1 सेकंड में जो तय किया गया ना, तो θ/t आएगा, मतलब जितना थीटा तय किया कितने समय में तय किया गया, तो इसको हम रेडियन पर सेकंड कहते हैं। ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, काफी कम लोगों के दिमाग में बैठता है, फिर से एक बार और समझाऊंगा तो बैठ जाएगा। कोणीय वेग क्या होता है? सीधा सीधा किसी वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई कण गति कर रहा है, उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, मतलब जो मिलाने वाली रेखा उसको त्रिज्या ही कहेंगे, 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, ये भाई सॉरी वो वाला नहीं होना था, ये वाला जितना कोण घूमती है वो आप लोगों का कोणीय वेग कहलाएगा। इसका जो है रेडियन पर सेकंड में इसको हम डिनोट करते हैं, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई न्यूटन बाबा की ओर आ गए हम। देखो चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर आना है। एमसीक्यू भी आप लोगों का भी चलता है फ्री वाले क्लास में, तो एमसीक्यू आप लोग कर सकते हो। चीजों को समझना भी अनिवार्य है।
न्यूटन के गति के नियमों का प्रतिपादन 1687 में न्यूटन ने अपनी खुद की पुस्तक जो है प्रिंसिपिया का पुस्तक उन्होंने लेखन किया था, भौतिकी की अच्छी पुस्तक है भी, उसमें उन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन किया था 1687 में। प्रथम नियम उनके द्वारा दिया गया और नियम आप लोगों से कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो सीधा सीधा यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है, कोई वस्तु जैसी रखी है वैसी ही रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई हम अपना एप्लीकेशन या कोई भी फोर्स अप्लाई ना ही करें, तो है ना। चलो पढ़ते हैं हम। प्रथम नियम में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन, भाई ऐसा इतना कमजोर कोई विद्यार्थी नहीं है जो न्यूटन गति का नियम नहीं बता पाए। बता सकता है भाई, जो पीएससी का पेपर देगा वो बता सकता है, लेकिन आप लोगों को ये बहुत कम स्टूडेंट बता सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। न्यूटन गति का हाँ थैंक यू। देखो न्यूटन गति का जो आप लोगों का नियम है वो प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जो शब्द आप लोगों का यहाँ पर जो परेशान करेगा, जड़त्व, बड़ा बेहतरीन शब्द है, इससे हमको बड़ा आनंद आता है लाइफ में। देखो जड़त्व का नियम जो है प्रथम नियम को कहते हैं। अब जड़त्व होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जड़त्व जो शब्द आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, जड़त्व को यहाँ ले आते हैं। ये जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है विराम का विराम, एक होता है गति का, एक होता है विराम, माँ बना दीजिए इसको, और एक होता है गति का जड़त्व, है ना। एक विराम का, एक गति का। अब विराम का जड़त्व क्या कहता है, गति का जड़त्व क्या कहता है, थोड़ा सुन लीजिए। विराम का जड़त्व आप कैसे कहता है कि आप यदि विराम अवस्था में हो और अचानक से यदि बस चला दी जाती तो आपको पीछे की ओर एक झटका लगता है, तो ये किसका था, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है, आप भयानक से दौड़ रहे थे या ट्रेन बहुत तेज दौड़ रही थी, अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, ये गति का जड़त्व। याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, विराम के जड़त्व में अपने आप को विराम कर दो, गति के जड़त्व में अपने आप को भी गतिशील कर दो। क्योंकि ट्रेन में ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो ट्रेन अकेली चलती है। ट्रेन जितना स्पीड में चलती है सेम स्पीड में हमारा शरीर उसी वेग में जो है उसी वेग में रहता है। मतलब अचानक आप ट्रेन के वेग से जो है तोड़ नहीं सकते, आपको सेम उसी स्पीड में ट्रेन की ही दिशा में दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रेन से उतर सकते हो। अदरवाइज कभी कोशिश मत कर लेना, मुंह टूट सकता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। इसके कुछ एक उदाहरण है, क्वेश्चन उदाहरण से पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। उदाहरण से कैसे पूछा जाता है, जड़त्व के उदाहरण आप लोगों को दिए गए हैं। देखो रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये किसका उदाहरण है, विराम का जड़त्व। जड़त्व शब्द सीधा सीधा आपसे कहता है अवस्था में परिवर्तन, आपकी अवस्था में परिवर्तन। जड़त्व जो आप लोगों का है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। भाई विरोध करता है तभी तो आप पीछे की ओर जो है झटका लगा आपको। रुकी हुई गाड़ी यदि अचानक से चल जाती है तो आप पीछे की ओर झुके, तो ये पीछे की ओर क्यों झुके, क्योंकि आपका जो शरीर था वो कहीं ना कहीं एक मोशन की कंडीशन में नहीं था, बिल्कुल खड़ा हुआ था। मतलब आप लोगों को कोई मोशन की कंडीशन में नहीं थे, नॉर्मल कंडीशन में खड़े हुए थे। तो ये विराम की स्थिति में थे, अचानक से चल जाने पर आप पीछे की झटका जो लगता है वो कहीं ना कहीं विराम की जड़त्व का ही आप पर इफेक्ट है, क्योंकि वो विरोध कर रहा है चलने का। ठीक है, अब चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक दिया जाए तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आपका ये गति का जड़त्व था। गति का जड़त्व आप लोगों को रुकने से रोक रहा है, रुकने के लिए मना कर रहा है। जड़त्व कहीं ना कहीं आपका विरोधी बल होता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, ठीक है भाई, हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर भाई कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, हमने भी देखा है किसी भी बंदूक में, बंदूक की गोली को जो है आप लोग मारोगे, बंदूक से गोली को मारोगे तो क्या होता है कि बंदूक की गोली चलती है और कांच में छेद हो जाता है। लेकिन आप लोग यदि उसी में पत्थर फेंक के मारोगे तो आप लोगों को क्या होगा, जो है कांच टूट जाता है। ये भी आप लोगों को जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि पत्थर में जो रहता है वो केंद्रित रहता है। ये कौन से जड़त्व का उदाहरण है ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ये आप लोगों का है विराम का जड़त्व, ठीक है, गति के जड़त्व का उदाहरण नहीं है।
कंबल वाला जो आप लोगों का है ये भी विराम का जरूरत है, क्योंकि कंबल में जो आप लोग हाथ में डंडे से पीटोगे उससे पहले तो जो कण आप लोगों के थे जो झड़ने वाले हैं ना, कण गिर जाते हैं। देखो मेन जो आप लोगों को इस वाला ध्यान रखना है, कंबल वाला और ये गोली वाला, क्वेश्चन इनमें से आएगा। आउट ऑफ 100% जड़त्व का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल में से आता है जिनको हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं और जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाला जो आप लोगों का है वो आप लोगों का कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर जो है धूल के कण गिर जाते हैं। तो ये जो कंडीशन आप लोग कण गिर जाते हैं उससे पहले तो कण आप लोगों के विराम की स्थिति में थे कि नहीं, तो ये आप लोगों का विराम का जड़त्व होगा। मतलब आपको ये समझना है पूर्ण रूप से जो वस्तु विराम में थी उसमें लठ मारने पर या कोई भी क्रिया करने पर वो किसी भी कंडीशन का विरोध कर रही है, जिस कंडीशन में वो पहले थी ना वही जड़त्व आप लोगों का होता है। मतलब डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं, गिरने से पहले तो कण विराम की स्थिति में थे कि नहीं, विराम की स्थिति में थे, तो मतलब ये विराम का जड़त्व है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। न्यूटन बाबा का दूसरा नियम आपसे क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम आप लोगों से कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल, यहाँ इस पर नहीं जाना, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुनिए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो रहता है वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में ही होता है, या जो है जो परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपातिक होता है। और संवेग में जो परिवर्तन रहता है वो बल की दिशा में ही होता है, जिस दिशा में हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे सेम उसी दिशा में उसमें मोशन होता है। इसी नियम के रूप में जो है इसको हम द्वितीय नियम कहते हैं। भाई क्वेश्चन आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि द्वितीय नियम क्या है, यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दूसरे नियम को और क्या कहते हैं। दूसरे नियम को जो है आप लोग बल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब जो आप लोगों का रहता है वो ये है संवेग। संवेग जो आप लोगों का रहता है मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप लोगों का आ गया है। तो m इंटू वी, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी इसका फॉर्मूला रहता है। P आप लोगों का, ठीक है, P इक्वल टू एम वी इस तरीके से आप लोगों का आएगा संवेग के लिए। अभी ये यहाँ पर तो था, तो ये आप लोगों के लिए था, कहाँ था भाई, कहाँ था, बैटरी लो हो रही है, बैटरी लो हो चुकी है, लेकिन ये वाली बात कभी भी क्लास ऑफ हो सकती है, प्लीज इसके लिए मुझे क्षमा करें। ये आप लोगों का था P इक्वल टू एम बी, संवेग इक्वल टू P इक्वल टू एम बी आप लोगों का था ना, यही आप लोगों का संवेग है। ओके शिवानी, अभी फिलहाल जो आप लोगों का है वो कहाँ तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि बैटरी लो का मैसेज आ गया तो मुश्किल से ही 5 मिनट और चल पाएगा, बस आप लोग का इतना हो जाएगा। कल से मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, यहाँ तक मैं करवा देता हूँ। ये हो गया ना, ये हो गया ये। तो क्वेश्चन यहाँ से जो आप लोगों का बनेगा वो आप लोगों का ये बनेगा, F इक्वल टू क्या रहता है, F इक्वल टू एम। मतलब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि द्वितीय नियम को आप लोग क्या कहते हो, द्वितीय नियम को हम बल का नियम भी कहते हैं और कुछ भी नहीं। ओके, फिलहाल आप लोगों को जो है तीसरा नियम और पढ़ाता हूँ। बस तीसरा नियम यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन मैं आपको क्लियर वैसे ही बता देता हूँ। तीसरा नियम आप लोगों को, तीसरा नियम का दूसरा नाम बताना है। तीसरा नियम तो कोई बता देगा, प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। नियम तो आप लोगों को भी याद है, लेकिन आप लोगों से बोर्ड क्या पूछेगा और किस तरीके से पूछेगा ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आप लोगों के लिए पूछने वाला है F इक्वल टू एम, थर्ड वाला जो आप लोग का रहेगा वो प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रहती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को, वो यहाँ नहीं है क्या, ये रहा भाई है। तो तीसरे नियम को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल काफी सारे दिए गए हैं, संवेग आवेग के उदाहरण दिए गए हैं। तृतीय नियम के कुछ एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए जो कि आप लोगों को पूछे जाएंगे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की जो झटका लगता है वो आप लोगों का तृतीय नियम के कारण ही लगता है। नाव के किनारे, नाव नहीं है वो नाव होगा, नाव के यदि आप किनारे से जो है जमीन पर कूदने का कोशिश करते हैं तो नाव आप लोगों का पीछे को हट जाती है, और ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना ये आप लोगों का क्यों भाई, यदि धरती उसका प्रतिक्रिया नहीं करता तो हमें लगती क्या को, क्रिया हमने कर दिया, धरती उसका प्रतिक्रिया नहीं